नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 मुग़ल वंश चल रहा था। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग ने मुग़ल वंश के भाग 7 तक का वीडियो बना दिया है और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। और आज जो है दोस्तों मुग़ल वंश में हमारा भाग 8 जो है बनेगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को देखते तो हैं आप लोग ज़रूर, बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह एक ऑडियो बुक है जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री की रिवीजन के लिए इसे बनाया जा रहा है दोस्तों। और वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2x कर ले। ओके, तो आज हम लोग दोस्तों मुग़ल प्रशासन पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने औरंगज़ेब तक पढ़ा था और अब हम लोग मुग़ल प्रशासन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मुग़ल प्रशासन हमारा टॉपिक है आज का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुग़ल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक जो है दोस्तों वह अकबर था। मुग़ल प्रशासन भारतीय व विदेशी यानी अरबी फारसी तत्वों का मिश्रण था। मुग़ल प्रशासन एक प्रकार का सैनिक प्रशासन था जिसमें सद्र एवं काजी को छोड़कर से सभी प्रशासनिक अधिकारी सैनिक अधिकारी भी होते थे। आगे, व्यवहारिक दृष्टि से मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था धर्म प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न थी। मुग़ल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। समस्त शक्तियां बादशाह में निहित थी। सिद्धांत रूप से उसके अधिकार असीमित थे। बादशाह के आदेश कानून थे। मुग़ल कालीन राजस्व का स्पष्ट वर्णन जो है दोस्तों वह अबुल फजल की आईने अकबरी में है। इसके अनुसार राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुणों का एक साथ हो। ठीक है, अबुल फजल का दोस्तों यह कथन था कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है, यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुणों एक साथ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अबुल फजल के अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है और ईश्वर ने उसे साधारण मानव की अपेक्षा अधिक बुद्धि व विवेक प्रदान किया है। ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं। अबुल फजल के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है और जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस दैविक स्रोत के अनुग्रह का आनंद लेते हैं। परमात्मा से निःसृत यह एक प्रकाश है। ठीक है, और सूर्य के समान विश्व को आलोकित करने वाले की एक किरण है। आधुनिक भाषा में इस प्रकाश को फर्र-ए-इजदी यानी दैवी प्रकाश तथा प्राचीन भाषा में इसे किया खुरे यानी आध्यात्मिक प्रकाश कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। इसी भावना के अनुरूप अकबर ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। अकबर ने 1579 ईस्वी में महज़र की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक घोषित किया। राजत्व के बारे में बाबर ने कहा, बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं, यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर एवं मुग़लों ने खलीफा की नाम मात्र की अधीनता भी स्वीकार नहीं की। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। आगे है दोस्तों, एक सेकेंड, आगे है
आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल सिद्धांत कहा है। मुगलों का राजत्व सिद्धांत भी शरीयत पर आधारित था। जे.एफ. रिचर्ड्स के अनुसार मुगल प्रशासन केंद्रीकृत सत्ता थी। रिचर्ड्स ने कहा है कि मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी या बुरी थी यह दूसरी बात है। आगे है दोस्तों, अत्यधिक कागजों के प्रयोग के कारण मुगल प्रशासन को पेपर स्टेट भी कहा गया है। ठीक है, लाइन को कोट कर लीजिएगा। अत्यधिक कागजों के प्रयोग के कारण मुगल प्रशासन को क्या कहा जाता था? पेपर स्टेट भी कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे विजारत कहा जाता था। ठीक है, आगे इसका हाफ पेज देख लेते हैं। आगे विजारत कहा जाता था, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया। मुगलों की राजधानी जो है आगरा 1556 से 1569 ईस्वी तक, फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 ईस्वी तक, लाहौर 1585 से 1599 ईस्वी तक, फिर आगरा 1600 से 1648 ईस्वी तक, शाहजहांबाद यानी दिल्ली जो है 1648 ईस्वी से बनी, और दक्षिण में मुगलों की राजधानी जो है वह बुरहानपुर थी। ठीक है, आगे केंद्रीय प्रशासन देख लेते हैं। शासन की सर्वोच्च धुरी का प्रमुख बादशाह या सम्राट होता था, जो सबसे बड़ा व्यवस्थापक, सेनापति एवं न्यायाधीश होता था। जहांबानी राज्य की जो रक्षा था, जहांबानी एवं जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार बादशाह के दो कर्तव्य माने जाते थे। ठीक है, जहांबानी और जहांगीरी ये कर्तव्य थे बादशाह के। बादशाह का अपना प्रतिष्ठान खासा ए शरीफा कहलाता था। ठीक है, बादशाह का जो प्रतिष्ठान था अपना वह खासा ए शरीफा कहलाता था। आगे दोस्तों देख लेते हैं वज़ीर। वज़ीर यानी वकील या प्रधानमंत्री। ठीक है, वज़ीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसको सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार थे। बाबर व हुमायूं के समय वज़ीर का पद बहुत महत्वपूर्ण था। निजामुद्दीन खलीफा बाबर का वज़ीर था। बाबर ने वज़ीर को राजसी ऐश्वर्य का स्तंभ कहा है। अमीर उवैस व हिंदू बेग हुमायूं के वज़ीर थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत तेज आजकल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि हुमायूं के वज़ीर कौन कौन थे। ठीक है, या कौन थे, एक का नाम दे देगा। तो याद रखिएगा, अमीर उवैस व हिंदू बेग यह हुमायूं के वज़ीर थे। अकबर के काल में वज़ीर को वकील कहा जाने लगा। अकबर के प्रारंभिक वर्षों में बैरम खां वकील था। वकील को वकील ए मुतल्लक कहा जाता था। आगे है, अकबर के समय बैरम खां के पश्चात 1560 ईस्वी में 8 माह में क्रमशः 6 वकील यानी प्रधानमंत्री सिहाबुद्दीन अहमद खां, सिहाबुद्दीन एवं माहम अंगा संयुक्त, बहादुर खां एवं महामंगा अंगा संयुक्त, मुनीम खां, अतका खां एवं फिर मुनीम खां बने। ठीक है, महामंगा दोस्तों उनकी दाई माँ थी अकबर की, याद रखिएगा, और उन पर बहुत देर तक प्रभाव भी था, बहुत सालों तक। ठीक है, आदम खां नाम सुने होंगे आप लोग, मुगल वंश में आदम खां था, ये चचेरा भाई लगता था अकबर का, महामंगा का ही पुत्र था वो, जिसे अकबर ने किले से फेंकवा कर मारा, और तब तक मारा जब तक उसको यह मतलब यकीन ना हो गया कि वह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और उसको बार बार फेंकवाया। अगर थोड़ा सा भी उसे लगा कि हाँ सांस चल रही है तो फिर उसको ऊपर ले जाया गया, फिर उसको फेंकवाया गया। ठीक है, आगे बैरम खां के पतन के बाद अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 8वें वर्ष दीवान यानी दीवान ए वज़ारत ए कुल का नया पद सृजित किया। ठीक है, सृजित किया। दीवान ए वज़ारत ए कुल
का नया पद सृजित किया। दीवान राजस्व व वित्त मामलों का प्रधान था। अकबर ने मुजफ्फर खां को प्रथम दीवान नियुक्त किया। अकबर ने कुछ वर्षों तक वकील के पद को खाली रखा व स्वयं प्रधानमंत्री का कार्य किया। आगे है, अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान यानी मीर बख्शी, मीर सामा और सद्र उस सुदूर में बांट दिया। अकबर द्वारा नियुक्त अंतिम वकील मिर्ज़ा अजीज कोका था। जहांगीर के समय सर्वप्रथम शरीफ खां एवं फिर एतमादुद्दौला वज़ीर बने। शाहजहां के समय आसफ़ खां एवं सादुल्ला खां वज़ीर या वकील बने। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही। जहांगीर के समय दोस्तों कौन था? शरीफ खां और फिर एतमाउद्दौला। ठीक है, और शाहजहां के समय कौन था? आसफ़ खां और सादुल्ला खां। ये दोनों वकील थे। ठीक है, या वज़ीर थे, एक ही बात है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है दोस्तों, बाद में वकील केवल सम्मान का पद रह गया जो शाहजहां के काल तक चलता रहा। शाहजहां के काल में वकील का पद समाप्त हो गया तथा दीवान को वज़ीर आज़म कहा जाने लगा। महाअनगा मुग़ल काल की पहली तथा अंतिम महिला थीं जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री यानी वज़ीर या वकील पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे। आगे है दोस्तों हमारा दीवान कुल क्या था, ये देखते हैं। दीवान के पद का सृजन अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए 1564 ईस्वी में किया। दीवान राजस्व व वित्त मामलों को देखता था व राजस्व नीति का निर्माण करता था। सूबों में के दीवान भी बादशाह द्वारा शाही दीवान से परामर्श करने के बाद ही नियुक्त होते थे। टोडरमल को अकबर ने सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में गुजरात का दीवान एवं 1582 ईस्वी में शाही दीवान बनाया। सभी नियुक्तियां, हस्तांतरण एवं पदोन्नति के आदेश जो हैं वह दीवान के कार्यालय से जारी होते थे। शाही दीवान की मदद के लिए 5 या 6 अन्य दीवान होते थे। पहला दीवाने खालसा, खालसा भूमि की देख रेख करता था ये दीवाने खालसा। दूसरा दीवाने जागीर, जागीर व इनाम की भूमि जिसे हम सयूरगल कहते थे कि देख रेख करता था। नंबर 3 दीवाने तन, कर्मचारियों को वेतन बांटता था। ठीक है, बांटना जो वो दीवाने तन का काम था। नंबर 4 दीवाने बयूतात, राज्य के कारखानों पर नियुक्त था। कौन? दीवाने बयूतात। यह मीर सामा के अधीन कार्य करता था। आगे दोस्तों 5वां नंबर दीवाने वाकियात, रोज़ाना की आमदनी व खर्चों का हिसाब रखता था। दीवाने वाकियात। नंबर 6 है साहिब ए तौजीह, सैन्य खर्चों की देख रेख करता था। कौन? साहिब ए तौजीह। नंबर 7 है मुसर्रिफ ए खजाना, यह मुख्य खजांची जिसे हम महालेखाकार भी कहते हैं होता था, खजांची। नंबर 8 है दोस्तों मुस्तौफ़ी, यह मुग़ल साम्राज्य का ऑडिटर जनरल जिसे हम लेखा परीक्षक भी कहते हैं वर्तमान में, आय एवं व्यय का निरीक्षक भी कहते थे था। आगे है धीरे धीरे शाही दीवान ने वकील के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया तथा शाहजहां के काल में दीवान को वज़ीर आज़म कहा जाने लगा। दीवान सम्राट की अनुपस्थिति में बादशाह की ओर से
कार्य करता था। इस प्रकार वह बादशाह व शेष अधिकारियों के बीच कड़ी का कार्य करता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कुछ ब्रैकेट में पॉइंट्स दिए गए हैं। विभिन्न मुगल शासकों के काल में बने दीवान। ठीक है, तो अकबर के समय कौन बना था, जहांगीर के समय कौन, औरंगजेब के समय कौन, बहादुर शाह प्रथम के समय कौन था। आइए देखते हैं। अकबर के समय मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल, एवाज शाह मंसूर, ख्वाजा शाह मीर फ़तेहुल्लाह बने थे अकबर के समय में। ठीक है, क्रम आ सकता है दोस्तों, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, दे देगा 4-5 पूछेगा अकबर के समय में कौन दीवान नहीं थे। तो इस पे ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जहांगीर के समय दोस्तों एतमादुद्दौला, औरंगजेब के समय में मीर जुमला और फाजिल खां, जफ़र खां, अशद खां। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से। बहादुर शाह प्रथम जो है उसके समय में मुनीम खां बना था। ठीक है, आगे है असद खां, सर्वाधिक लंबे समय 31 वर्ष 1676 से 1707 ईस्वी तक मुगल दीवान रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अशद खां जहांदार शाह के समय तक 1713 ईस्वी तक वकील ए मुतल्लक रहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मीर बख्शी के बारे में आइए देखते हैं थोड़ा। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था, लेकिन वह सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। मीर बख्शी के प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, रसद, हथियार आपूर्ति, अनुशासन बनाना था एवं भू राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण भी करता था। मीर बख्शी युद्ध के दौरान सेना को वेतन बांटता था, जबकि साधारण समय में यह कार्य दीवाने तन करता था। मीर बख्शी यानी महावेतनाधिकारी होता था। हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा है। अकबर ने अपने मीर बख्शी, लश्कर खां एवं शाहनवाज खां को दंडित किया था। ध्यान से देखिएगा, अकबर ने अपने मीर बख्शी, लश्कर खां एवं शाहनवाज खां को क्या किया था, दंडित किया था। मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। सेना को वेतन मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही मिलता था। औरंगजेब के अंतिम समय में 4 मीर बख्शी थे। वाक्यानवीस एवं बरीद मीर बख्शी को ही सूचना देते थे। वाक्यानवीस एवं बरीद, क्षमा करिएगा, वाक्यानवीस एवं बरीद मीर बख्शी को ही सूचना देते थे। शाही महल की सुरक्षा व यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी को ही होती थी। अमीर वर्ग का प्रमुख भी मीर बख्शी को ही होता था। ठीक है, कोई नहीं, मीर बख्शी ही होता था। आगे है दोस्तों मीर ए शमा, यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था तथा बादशाह व महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह साम्राज्य के कारखानों का भी निरीक्षण करता था तथा दीवाने बयूतात मुशर्रिफ आदि अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। मीर ए शमा पद की स्थापना अकबर ने की। औरंगजेब के काल में इसे खाने शमा कहा जाने लगा। आगे है, पहले मीर शमा दीवान के अधीन था, किंतु जहांगीर ने इसे मंत्री का दर्जा दे दिया। सद्र उस सुदूर, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। कौन? सद्र उस सुदूर। यह बादशाह को सलाह देता था। इसके प्रमुख कार्य दान पुण्य
की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना, वजीफ़ा देना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना व इस्लामी कानूनों के पालन की समुचित व्यवस्था करना था। पहले सद्र उस सुदूर व मुख्य काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। जब वह मुख्य काजी के रूप में कार्य करता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है, आगे है मुगल काल का प्रथम सद्र शेख गदाई था। शेख गदाई, जिसे बैरम खान ने नियुक्त किया था। ओके, नेक्स्ट पेज। आगे है अकबर के समय से यह पद अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाने लगा। सद्र उस सुदूर दान में दी गई लगान मुक्त भूमि, जिसे हम सयूरगाल या मदद ए मास भी कहते थे, का भी निरीक्षण करता था। सद्र उस सुदूर का कभी स्थानांतरण नहीं होता था। 1578 ईस्वी से प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति होने लगी। अकबर ने अपने सद्र उस सुदूर अब्दुन नबी एवं औरंगजेब ने अब्दुल वहाब को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया था। बाद में सद्र का पद अपना महत्व खो चुका था। शाहजहाँ के काल में मुसब्बी खां और औरंगजेब के काल में सैयद जलाल सद्र उस सुदूर थे। अकबर ने दरिद्रों एवं अनाथों को मुफ्त भोजन देने के लिए अबुल फजल की देखरेख में धर्मपुरा यानी हिंदुओं के लिए और जोगियों के लिए तथा खैरपुरा मुसलमानों के लिए नामक 3 दरिद्रालय खुलवाए। ठीक है, मतलब जो दम दरिद्र लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए ये धर्मपुरा, जोगीपुरा और खैरपुरा खुलवाया। आगे है दोस्तों काजी उल कुजात। यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। कौन? काजी उल कुजात। यह मुख्य काजी होता था। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो कानून की व्यवस्था करते थे। मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था एवं मीरे अदली फैसला सुनाता था। मुहतसिब इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की है। मुहतसिब की नियुक्ति औरंगजेब ने की है। मुहतसिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देख रेख करते थे तथा यह देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी मुहतसिबों को सौंपी। मुगल काल के अन्य उच्च पदाधिकारी। पहला, मीर आतिश, शाही तोपखाने का प्रधान होता था मीर आतिश। दूसरा, दरोगा ए डाक चौकी, गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख होता था। नंबर 3, मीर ए बहर, जल सेना का प्रधान तथा शाही नौकाओं की देखरेख करता था मीर ए बहर। नंबर 4, मीर ए बर या बार, वन विभाग का अधीक्षक होता था। नंबर 5, मीर ए अर्ज, बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी या याचिका प्रभारी होता था। नंबर 6, मीर ए तोजक या तुजुक, यह धार्मिक उत्सवों एवं समारोहों का प्रबंध करता था। नंबर 7, वाक़या नवीस, समाचार लेखक व गुप्तचर होता था। नंबर 8 दोस्तों, खुफिया नवीस, ये गुप्त रूप से महत्वपूर्ण खबरें केंद्र में देते थे। आगे है दोस्तों नंबर 9, हरकारा, जासूस एवं संदेशवाहक होते थे। बितिकची प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करते थे। नंबर 11,
मुसर्रिफ, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, यह लेखाधिकारी होता था। नंबर 12 मुस्तौफ़ी, यह मुसर्रिफ द्वारा तैयार रिकॉर्ड की जांच करते थे, लेखा परीक्षक होते थे मुस्तौफ़ी। और नंबर 13 मुसद्दी या शाहबंदर, या बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करता था। नंबर 14 मीर मुंशी, शाही पत्राचार प्रभारी होता था। नंबर 15 कुरबेगी, यह ध्वजारोही होता था। नंबर 16 अख्त बेगी, शाही घुड़सवार का दरोगा होता था अख्त बेगी। नंबर 17वां खवा सलार, शाही बावर्ची खाने का दरोगा होता था खवा सलार। नंबर 18 अवर जहाँ नवीश, यह दरबार के सैनिक खर्चे का लेखा करने वाला होता था अवर जहाँ नवीश। नंबर 19वां दोस्तों एल्ची, यूरोपीय राजदूत होता था एल्ची। नंबर 20वां सफ़ीर, या पड़ोसी राज्यों के राजदूत हुआ करते थे। आगे है दोस्तों गुशलखाना, बादशाह का गुप्त नियंत्रण कक्ष था। शाहजहां ने इसका नाम दौलत खाना ए खास रखा। करावल घुड़सवार एवं यसावल विभागीय संदेशवाहक थे। ठीक है, आगे है हरकारा, वाकिया नवीस, खुफिया नवीस व सवनिगार मुगल गुप्तचर प्रणाली से जुड़े थे। वाकिया नवीस सूबों के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। वह सूबे की प्रत्येक सूचना केंद्र को देता था। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय शासन। ठीक है, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन का सही आरंभ अकबर के काल से होता है। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबा सरकारों में यानी मतलब जिलों में, सरकार परगनों यानी महलों में तथा परगने गांवों में बटे होते थे। बाबर व हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन के गठन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। दक्षिण में बरार, खानदेश एवं अहमदनगर की विजय के बाद सूबों की संख्या अकबर के शासनकाल के अंत में 15 हो गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का वर्णन किया है। जहांगीर के समय भी 15 सूबे ही रहे। उसने कांगड़ा को जीता किंतु उसे लाहौर सूबे में ही मिला दिया। ठीक है, जीता था लेकिन उसी में मिला दिया, तो उसका कोई मतलब फिर बढ़ा नहीं, वहीं तक सीमित रहा। शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा व उड़ीसा के 3 नए सूबे बनाए जो क्रमशः लाहौर, मुल्तान एवं बंगाल से पृथक हुए। अतः सूबों की संख्या 18 हो गई। औरंगजेब द्वारा बीजापुर 1686 ईस्वी में व गोलकोंडा 1687 ईस्वी को जीतने से सूबों की संख्या 20 हो गई। दत्त राय चौधरी एवं मजूमदार ने औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 बताई है। प्रांतीय प्रशासक को जनसाधारण की भाषा में सूबेदार कहा जाता था। अकबर के काल में उसे सरकारी रूप से सिपहसालार कहा जाता था। बाद में इसे नाजिम कहा जाने लगा। सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था। 1586 ईस्वी में अकबर ने सूबों में दीवान का पद सृजित कर वित्तीय अधिकार दीवान को दे दिए। इससे सूबेदार की शक्ति का नियंत्रण हुआ। सूबेदार को संधियाँ हम कह रहे हैं, संधियाँ मतलब ट्रीटी करने व मनसब प्रदान करने के अधिकार नहीं होते थे। अकबर ने केवल गुजरात के सूबेदार टोडरमल को
राजपूतों से संधि करने व उन्हें मनसब प्रदान करने के लिए अधिकृत किया, मतलब उसको एक्स्ट्रा पावर दिया टोडरमल जी को। आगे प्रांतीय दीवान, आइए देख लेते हैं। इस पद को अकबर ने सृजित किया। यह सूबे में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख होता था। यह सूबेदार के प्रति नहीं बल्कि सीधे केंद्रीय शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। यह प्रांतों में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। बख्शी यह सूबों की सेना की देख रेख करता था। वाक़या निगार के रूप में इसे सूबों की जानकारी केंद्र को देनी होती थी। प्रांतीय सद्र व काजी का पद साधारणतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मीर अदल यह न्यायाधीश के रूप में अनुदानों, उत्तराधिकार व अन्य विवादों का निपटारा करता था। सर्वप्रथम इसकी नियुक्ति जो है अकबर ने ही की थी। आगे बड़े नगरों व सूबों की राजधानी में कोतवाल नियुक्त किए जाते थे या होते थे। वह मुख्य नगर पुलिस का प्रधान था। सरकार या जिला या प्रशासन, ठीक है, जिला प्रशासन देख लेते हैं। फौजदार मुगल काल में सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार था। सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी थी तथा राजस्व उगाही में अमल गुजार की मदद भी करता था। अमल गुजार यह जिले का राजस्व वसूली का कार्य करता था तथा खालसा भूमि का राजस्व भी वसूल करता था। आगे है बितिकची क्या है ये देखते हैं। अमल गुजार के अधीन लिपिक या सचिव था जो लगान व भूमि संबंधित कागजात तैयार करता था एवं राजस्व अधिकारियों के संस्थापन का कार्य करता था। खजानदार यह जिले का खजांची होता था। प्रत्येक सरकार में एक काजी भी होता था। काजी औरंगजेब के शासन काल में जजिया व ज़कात की वसूली भी करता था। अकबर के समय उड़ीसा बंगाल सूबे का, कंधार एवं कश्मीर काबुल सूबे के और बलूचिस्तान एवं सिंध मुल्तान सूबे के प्रसिद्ध जिले थे। परगने का प्रशासन सिकदार इसका कार्य परगने में शांति कायम रखना व राजस्व वसूली में आमील की मदद करना था। आमील रेवेन्यू कलेक्टर होता था। आमील परगने का वित्तीय अधिकारी था जो किसानों से लगान वसूल करता था। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष 1573 ईस्वी में 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व वाले परगनों में एक आमील नियुक्त किया जिसे करोड़ी कहते थे। ठीक है, अकबर ने कुल 182 करोड़ी नियुक्त किए थे। बाप रे बाप। शाहजहां ने प्रत्येक परगने में मालगुजारी के निर्धारण के लिए एक अमीन की नियुक्ति की। जब अमीन का पद सृजित हुआ तो शाहजहां ने करोड़ी यानी आमील का पारिश्रमिक 8% से घटाकर 5% कर दिया। फौतदार क्या था? यह परगने का खजांची या कोषाध्यक्ष होता था। कानूनगो यह परगने के पटवारियों ओ माय गॉड, एक सेकंड दोस्तों, पटवारियों का अधिकारी था। कानूनगो भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखता था एवं राजस्व जमा करता था। कारकुन ये परगने के लिपिक होते थे। कारकुन जो थे वो परगने के क्या होते थे दोस्तों? वो लिपिक होते थे। अकबर के काल में परगनों के रिकॉर्ड फारसी में लिखे जाते थे। शाहजहां के काल में परगना व सरकारों के बीच एक और इकाई होती थी जिसे चकला कहा जाता था।
इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अमीन। शाहजहां ने परगने में जजिया वसूली के लिए अमीन की नियुक्ति की तथा शाहजहां ने परगने में 2 या 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति शुरू की थी। औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया वसूली के लिए अमीन की नियुक्ति की। अब हम ग्राम प्रशासन देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन यही देखना था ना। ग्राम प्रशासन गांव के मुखिया को खुद मुकद्दम या चौधरी या पटेल कहा जाता था। गांव को मौजा या मावदा या डीह कहा जाता था, ठीक है। आगे है, गांव में राजस्व वसूली का कार्य जो है वह पटवारी करता था। कौन करता था दोस्तों? पटवारी का काम था। कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकद्दम की होती थी, ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था, चलिए इसको देखने से पहले नंबर 1 है मुद्रा प्रणाली। मुगलों ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। मुगलकालीन सिक्के मुख्यतः गोल या वृत्ताकार होते थे। ताज़ा एवं नई मुद्रा सिक्के एवं पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के जो चलन में आ रहे थे वे चालानी कहलाते थे। सिक्के टकसाल में ढलते थे जिसका प्रमुख अधिकारी दरोगा था। सर्वाधिक टकसालें औरंगजेब के समय थीं। चित्रकार दसवंत को भी टकसाल का अधिकारी बनाया था। कोई भी व्यक्ति 5.6% पारिश्रमिक देकर सीधे टकसाल में सिक्के ढलवा सकता था। प्रत्येक सिक्के पर टकसाल का नाम एवं ढलाई वर्ष अंकित होता था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया, ठीक है। शेर शाह ने 180 ग्रेन लगभग 11.66 ग्राम का चांदी का रुपया चलाया जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। शेर शाह ने पैसा नाम का तांबे का सिक्का भी चलाया था। 1 ग्रेन 0.0648 यानी 0.0648 ग्राम का होता था। आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम शेर शाह द्वारा चलाई गई मुद्रा रुपया के नाम पर ही है। अकबर ने मुगल मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई तथा ख्वाजा अब्दुस समद को उसका प्रधान नियुक्त किया। अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4 टकसालें, चांदी के सिक्के के लिए 14 टकसालें तथा तांबे के सिक्कों के लिए कुल 42 टकसालें थीं। सर्वप्रथम मुगल काल में स्वर्ण सिक्के अकबर ने चलाए थे। मुगल काल में सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के अकबर ने ही चलाए थे, ठीक है। अकबर ने टोडरमल को बंगाल, ख्वाजा मंसूर को जौनपुर एवं मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का प्रधान बनाया था। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के क्या क्या थे देखते हैं, आइए। मतलब क्या उसकी क्वांटिटी थी, वजन वगैरह सब कुछ है। मुहर, यह अकबर के शासन के प्रारंभ में चलाया गया सोने का सिक्का था। मुहर, एक मुहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर था। मुहर का वजन जो है 169 ग्रेन यानी 13.30 ग्राम होता था। मुहर मुगल काल का सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था। दूसरा है इलाही, सोने
का गोल सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। लाल ए जलाली भी स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, लाल ए जलाली। नंबर 3 है दोस्तों संसब यानी शहंशाह। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जिसका मूल्य 101 तोला के बराबर था। यह बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं चौथा। आगे इसी में नोट है कुछ दोस्तों, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, नोट में क्या है, अकबर के समय में प्रचलित अन्य सोने के सिक्के थे रहस आत्मा, चुगुल, आफताबी, अदल गुटका, मेहराबी, साइनी, चहार गोशा, सलीमी, धान, रुबाई, जर्रा। ठीक है, ये सब जो थी सिक्के थी। नंबर 4 है दोस्तों जलाली। यह चांदी का वर्गाकार यानी चौकोर सिक्का होता था। जलाली का मूल्य रुपए के बराबर होता था। ठीक है, जलाली का जो मूल्य है वह रुपए के बराबर होता था। नंबर 5 है दोस्तों दाम। अकबर ने रुपए के 40वें भाग के बराबर दाम नामक तांबे का सिक्का चलाया। दाम का वजन जो है 323 ग्रेन यानी 20.9 ग्राम होता था। अकबर के समय चांदी का रुपया 175 ग्रेन का था। रुपए की सबसे छोटी इकाई जो थी वो सूकी थी। दाम का आधा भाग अधेला एवं चौथाई भाग पावला एवं 8वां भाग जो था वो दमड़ी था। अकबर ने दरब यानी आधा रुपया, चर्न यानी चौथाई रुपया, चवन्नी चर्न, चाराना बोलते हैं ना, चर्न, उसे हम चौथाई रुपया, पंडाऊ रुपए का 5वां भाग, अष्ठा 8वां भाग, काला रुपए का 16वां भाग, काला बोलते थे, और सुकी 20वां भाग नामक सिक्के भी चलाए। अकबर के शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित कराई तथा देवनागरी में राम सिया लिखवाया। कितनी अच्छी बात थी। कुछ सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पद भी हैं। ठीक है, अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में सोने का सिक्का चलाया जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल का नाम व ढालने की तिथि थी। अकबर ने अपने सिक्कों पर अल्लाह हो अकबर तथा जल्ले जलाले हूँ भी अंकित कराया एवं साल हजारी यानी इस्लाम की मुहर लगवाई। ठीक है, जहांगीर के सिक्के, अच्छी बात है। जहांगीर के सिक्के देख लेते हैं। निसार, जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। जहांगीर ने कुछ सिक्कों पर अपना व नूरजहां का नाम एक साथ अंकित कराया था। कुछ सिक्कों में जहांगीर को हाथ में शराब का प्याला लिए दिखाया गया है। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने अपनी आकृति या तस्वीर के सिक्के चलाए। जहांगीर ने सोने के नूर अफ़सा तथा खैर काबुल एवं नूर अफ़गान नाम के सिक्के भी चलाए। जहांगीर ने नूर शाही, नूर सुल्तानी, नूर दौलत, नूर करम और नूर मिहर नामक सिक्के चलाए। इससे पता चलता है दोस्तों कि वह अपने नूरजहां से पूरा प्रभावित था। ठीक है, इसीलिए हर एक सिक्के में नूर नूर। आगे, जहांगीर ने राज्यारोहण के बाद एक सोने की मुहर चलाई जिस पर अकबर की तस्वीर अंकित थी। पिता से भी प्रेम करता था। आगे, जहांगीर के कुछ चांदी के सिक्कों पर 12
राशि चक्रों का अंकन भी मिलता है। 12 राशि चक्रों का अंकन भी मिलता है। ठीक है, आगे है शाहजहां व औरंगजेब के सिक्के देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे। आइए इसे पढ़ते हैं। शाहजहां ने दाम व रुपए के बीच तांबे का आना नामक सिक्का चलवाया। याद रखिएगा, आना सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहां ने। 1 रुपया 16 आना के बराबर होता था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा को बंद करवा दिया। शासन के अंतिम काल में औरंगजेब के सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद को अंकित कराया। मुगल काल में रुपए की सबसे ज़्यादा ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। औरंगजेब के समय चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था एवं रुपए एवं दाम का अनुपात जो था दोस्तों 1:60 था। मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल या चीतल कहलाता था, जो दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए होता था। इसे फुलूस या पैसा भी कहा जाता था। यदि कोई सिक्का 1 वर्ष से ज़्यादा प्रचलन में रहता तो 3% व 2 वर्ष से ज़्यादा पुराने पर 5% कटौती की जाती थी। महमूदी गुजरात एवं मुजफ्फर शाही मालवा में प्रचलित सिक्के थे। महमूदी गुजरात में और मुजफ्फर शाही जो था दोस्तों वह मालवा में प्रचलित सिक्के थे। तटीय इलाकों में कौड़ियों का उपयोग होता था। कौड़ी मालदीव से लाई जाती थी। लगभग 2500 कौड़ी 1 रुपये के बराबर होती थी। बाप रे बाप। मापतौल। कुछ क्षेत्रों में अकबरी मन 55.32 पाउंड, जहांगीरी मन 66.38 पाउंड, शाहजहां मन 73.76 पाउंड भी प्रचलित थे। अकबर ने पूर्व प्रचलित सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर 1588 ईस्वी में इलाही गज 41 अंगुल या 33.5 इंच को चलाया। आगे है दोस्तों, मोरलैंड ने दक्षिण भारत में कोवाड़ नामक इकाई का उल्लेख किया है, जो सूती व ऊनी वस्त्रों को नापने के काम आती थी। आगे है, गोवा में कैंडी नामक तौल इकाई प्रचलित थी। याद रखिएगा, अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तौल इकाई प्रचलित की थी। हाँ, नंबर 2 है दोस्तों राजस्व प्रणाली। मुद्रा प्रणाली खत्म, राजस्व प्रणाली देख लेते हैं। अबुल फजल ने सार्वभौमत्व के मुआवजे के रूप में राजस्व वसूली के औचित्य को सिद्ध किया है। प्रारंभ में अकबर ने शेर शाह द्वारा अपनाई गई जाबती प्रणाली को अपनाया। इसमें कुल भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। आगे है, भूराजस्व एवं कर संबंधित नियम विनिमय को दस्तूर उल अमल में संहिताबद्ध किया गया और भू राजस्व के क्षेत्र की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयां दस्तूर थीं। राजपूत राज्यों में स्थानीय रेखा विधि एवं कश्मीर में खरबार विधि भी भू राजस्व का निर्धारण की प्रचलित थी। भू राजस्व कर निर्धारण की प्रचलित थी। आगे, जाप्ती प्रणाली के महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण 1569 ईस्वी में, एक सेकंड दोस्तों क्षमा करिएगा, थोड़ा
हाँ हम यहीं पे थे, सॉरी क्षमा करिएगा, थोड़ा रोटेट हो गया था, कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1569 ईस्वी में, उसके बाद से था ना, हाँ 1569 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर इसके स्थान पर नस्क अथवा कनकुत या मुक्ताई व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, यही था। आगे है, जाप्ती में भूमि की पैमाइश एवं गल्ले की किस्म के आधार पर कर निर्धारण होता था, जबकि नस्क या कनकुत में खेत को रस्सी या पैरों से नापकर प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके तथा पिछले वर्षों की पैदावार व राजस्व भुगतान का अंदाज लगाकर लगान वसूल किया जाता था। ठीक है, ये तरीका था। आगे, नस्क एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी। नस्क या कनकुत बंगाल, गुजरात व काठियावाड़ में प्रचलित थी। नस्क में समय अधिक लगने से राजस्व वसूली में देरी होती थी। गुजरात विजय के बाद 1573 ईस्वी में अकबर ने बंगाल, बिहार व गुजरात को छोड़कर सारे उत्तरी भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिसका मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम यानी 2,50,000 रुपये का राजस्व इकट्ठा करना था। अकबर ने 182 करोड़ी नियुक्ति किए। ठीक है, आप उसका इंटू कर दीजिएगा, उसमें 2.5 लाख में आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना उसका इनकम था। आगे, 1570 से 1571 ईस्वी में टोडरमल के सुझाव पर नस्क या कनकुत को त्याग कर इसके स्थान पर कानूनगो को साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि को नापने का आदेश दिया। परगने यानी तहसील स्तर पर विभिन्न किस्म की भूमियों के प्रति बीघा एवं प्रत्येक फसल की वास्तविक उत्पादन की तालिका तैयार की गई। लगान की मात्रा इसी तालिका के आधार पर तय की गई। शेरशाह के समय इस प्रति बीघा उपज को रे अथवा रई कहा जाता था। मुगल काल में भू राजस्व अलग अलग फसलों व क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता था। 1573 ईस्वी में टोडरमल को गुजरात का दीवान बनाकर भेजा गया। उसने गुजरात की सारी कृषि योग्य भूमि का नाप कराया। अकबर ने टोडरमल की सफलता से प्रसन्न होकर पूरे साम्राज्य की भूमि का नाप कराया। 1582 ईस्वी में टोडरमल को शाही दीवान यानी दीवान-ए अशरफ नियुक्त किया गया एवं ख्वाजा शाह मंसूर को उनका मुख्य सहायक नियुक्त किया गया और मीर फतहुल्लाह सिराजी भी इसके साथ थे। 1570 ईस्वी से लागू किए गए टोडरमल के सुधार अब तक पूरे साम्राज्य में लागू हो गए। राजस्व का लेखा रिकॉर्ड फारसी में रखा जाता था। 1580 ईस्वी में आईने दहशाला व्यवस्था लागू की। इसका निर्माण टोडरमल ने किया, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी शाह मंसूर की थी। इसे जाब्ती या बंदोबस्त अर्जी या टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। दहसाला प्रणाली जाप्ती से विकसित हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है टोडरमल बंदोबस्त 1580 ईस्वी में। आगे है, आईने दहशाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन तथा उस समय उनके प्रचलित मूल्यों यानी जिनसे कामिल का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसमें बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया एवं विभिन्न फसलों की औसत उपज एवं औसत मूल्य को परगना, किसमें दोस्तों, परगना यानी तहसील स्तर पर निकाला गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
परगना यानी तहसील स्तर पर निकाला गया। आगे, इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी नगद रूप में करनी पड़ती थी, इसलिए यह प्रणाली नकदी भी कहलाई। दहसाला प्रणाली उन्हीं क्षेत्रों में लागू हुई जिनमें जाब्ती प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। आगे, दहसाला प्रणाली एक प्रकार की रैयतवाड़ी प्रणाली थी, क्योंकि इसमें कृषक सीधे ही सरकार को लगान देते थे। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों को अग्रिम ऋण देने तथा खराब फसल के दौरान कर वसूली की छूट देने का प्रावधान था। दहसाला प्रणाली को प्रारंभ में 8 प्रांतों में लागू किया गया। ये थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, मालवा, दिल्ली, लाहौर एवं मुल्तान। जहांगीर के समय इसे बंगाल में भी लागू किया गया। टोडरमल की राजस्व प्रणाली के 5 चरण थे। पहला, भूमि का माप। दूसरा, मापी गई भूमि का वर्गीकरण। तीसरा, राज्य के भू राजस्व का निर्धारण। चौथा, भू राजस्व का अनाज से नगद में रूपांतरण। पांचवा, भू राजस्व को एकत्रित करने की विधि व सरकारी मिशनरी। दहसाला प्रणाली में खालसा व जागीर दोनों प्रकार की भूमि शामिल थी। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल शेर शाह सूरी की सेवा में था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। अबुल फजल द्वारा मुद्रा की संकेतित प्रति बीघा राजस्व दर को दस्तूर उल अमल कहा गया है। टोडरमल ने 1580 ईस्वी तक अकबर के शासन के 24वें वर्ष में दस्तूर उल अमल तैयार करवा लिया। यह जिन्स दर व भाव दर की वह सूची थी जो ऐसे क्षेत्र से संबंधित थी जहां कृषि की दशा समान हो। आईने अकबरी में दस्तूर सर्किल के बारे में जानकारी दी गई है। दस्तूर का अर्थ है किसान से तय किया गया दावा। नगद राजस्व निर्धारण के लिए किसी क्षेत्र को दस्तूर सर्किल में बांटा जाता था। उपज कर को माल या महसूल कहा जाता था, जो भू राजस्व वर्ष में 2 बार देय होता था। अकबर ने भू राजस्व 1/3 यानी 30% वसूला, लेकिन मुल्तान एवं राजस्थान से 25% तथा कश्मीर से 50% वसूला। शाहजहां ने 50% भू राजस्व वसूल किया, लेकिन अकाल के दौरान दक्षिण में भू राजस्व का 1/11 भाग माफ़ कर दिया और कश्मीर में कुछ वैध करों को माफ़ किया था। मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व औरंगजेब ने वसूल किया था। मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व करों के अतिरिक्त एक कर जिहाद भी था। मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रचलित प्रणाली गल्ला बख्शी, क्या था दोस्तों? गल्ला बख्शी या बंटाई थी। यह सबसे पुरानी पद्धति थी। इसे भाओली भी कहा जाता था। ठीक है, क्या? भाओली। इसके अंतर्गत किसान व राज्य के बीच फसल का निश्चित अनुपात में बंटवारा हो जाता था। राज्य को उपज का 1/3 मिलता था। बटाई प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 तरह से होता था। बटाई प्रणाली जो था दोस्तों, उसमें 3 तरीके से होता था उसका निर्धारण राजस्व का। पहला, खेत बंटाई। खड़ी फसल में ही खेत को बांट लिया जाता था। दूसरा, लंक बटाई। फसल काटने के बाद उसे अनाज से अलग किए बिना ही गट्ठर बांधकर बांट लिया जाता था। तीसरा, रास बटाई। अनाज निकालने के बाद उसे बांटा जाता था। बटाई प्रणाली में किसान नगद या अनाज के रूप में कर देने के लिए स्वतंत्र था, किंतु नगद या तिजारती फसलों जैसे कपास, नील, गन्ना आदि पर कर नगद ही लिया जाता था। मुगल काल में
भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। पहला पोलज, जिस पर हर वर्ष खेती होती। दूसरा परती, वह भूमि जिसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाए। तीसरा चच्चर, वह भूमि जो 3-4 वर्ष तक बिना बोए खाली रहे। चौथा बंजर, 5 वर्ष या अधिक समय तक बिना जोती भूमि बंजर थी। आगे लगान खेती में काम ली गई भूमि पर ही लिया जाता था। अकबर ने शासन के 31वें वर्ष 1586 ईस्वी में सिकंदरी गज यानी 39 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर इलाही गज 41 अंगुल या 33.5 इंच को प्रारंभ किया। 1 बीघा में 3600 वर्ग इलाही गज होते थे। अकबर ने भूमि को नापने के लिए तनब या रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब, जिसमें बांस के डंडे लोहे की कड़ियों से जुड़े होते थे, का प्रयोग किया। जरीब का प्रयोग करने वाला अकबर पहला शासक था। रस्सी मौसम के अनुसार सिकुड़ या फैल जाती थी, जिससे भूमि मापने में त्रुटि होती थी। जरीब से यह समस्या हल हो गई। शाहजहां ने बीघाए इलाही और दीराए शाहजहानी नामक 2 नए नाप चलाए। औरंगजेब के काल में बीघाए दफ्तरी का प्रयोग बंद हो गया, लेकिन बीघाए इलाही मुगल काल के अंत तक जारी रहा। कश्मीर में नस्क प्रथा को गल्ला-ए बख्श तथा गुजरात में नस्क-ए-जूज कहा जाता था। बर्नियर कहता है कि मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। शाहजहां के काल की कृषि तथा लगान व्यवस्था के बारे में बर्नियर कहता है कि जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। आगे फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर ने मुगल सूबेदारों के अत्याचारों का वर्णन जो है दोस्तों करते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब कोई भूमि प्राप्त करता था वह उसे अधिकाधिक निचोड़ता था, जिससे गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र भाग जाते थे। क्या होते थे? भाग जाते थे। ठीक है। आगे भू राजस्व के आंकड़े एवं रसिया यानी तकसीमात कहलाते थे। भू राजस्व मुख्यतः तांबे के दाम में व्यक्त किया जाता था। मोरलैंड के अनुसार जमा पूर्ण भू राजस्व निर्धारण था। जमा या जमादामी यह किसी भी जागीर की अनुमानित आय या राजस्व का आकलन होती थी। आगे हाले हासिल या महसूल, इस जागीर से वास्तविक रूप से आय प्राप्त होती थी। मुगल काल में लगान इकट्ठा करने का काम जो है जमींदार, तालुकेदार, मुकद्दम, पाटिल, पटवारी आदि करते थे। गांव से भू राजस्व की वसूली मुकद्दम और पटवारी करते थे। चारागाह भूमि व परती भूमि पर ग्राम समुदाय व स्वामित्व न होकर राज्य का अधिकार होता था। आगे दोस्तों परगने में आमिल कानून गो तथा अमीन भू राजस्व के प्रमुख अधिकारी होते थे। शाहजहां के काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा यानी इजारा प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ। 18वीं सदी तक इजारा व्यवस्था राजस्व वसूली के लिए सामान्य तौर पर प्रचलित हो गई। आगे है शाहजहां के काल में मुहम्मद सादिक खां ने लिखा है कि शाहजहां के समय में इजारा प्रथा आम हो गई थी और इजारा प्रथा किसानों की बर्बादी का एक कारण थी। आगे है शाहजहां के काल में
राज्य की 70% भूमि जागीर के रूप में जागीरदारों को दे दी गई। शाहजहां के काल में जमा व हासिल यानी महसूल के अंतर को पूरा करने के लिए मासिक अनुपात के आधार पर वेतन देने व उसी अनुसार सैनिक रखने के आदेश दिए। भूमि की पैमाइश पर होने वाला व्यय जाबिताना यानी भूमि सर्वेक्षण शुल्क कहलाता था। यह एक दाम प्रति बीघा था। इसे अकबर ने शुरू किया। आगे, शाहजहां के काल में मुर्शिद कुली खां ने दक्कन की लगान व्यवस्था यानी भूमि कर में टोडरमल व मलिक अंबर की लगान व्यवस्था के आधार पर सुधार किया। इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। कहाँ? दक्कन का टोडरमल। मुगल काल में राजस्व के अन्य स्रोत देख लेते हैं। जजिया, जकात, खुम्स व उस्त्र अन्य प्रमुख कर थे। बाबर व हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया वसूल किया। अकबर ने 1564 ईस्वी में पहली बार जजिया को समाप्त कर दिया। 1575 ईस्वी में अब्दुनवी के कहने पर जजिया वापस लागू किया गया। अब्दुनवी के कहने पर वापस लागू कर दिया गया। मतलब एक कुछ ही दिन तक रहा, मतलब कुछ साल तक रहा, दिन नहीं दोस्तों, साल, लगभग 11 साल तक रहा। 1579 ईस्वी में जजिया पुनः हटा दिया गया। मतलब लागू किया फिर हटा दिया, फिर हटा दिया। आगे है दोस्तों 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू कर दिया। 1713 ईस्वी में फ़र्रुखसियर ने जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। ठीक है, फ़र्रुखसियर के बारे में आगे अगर दिया होगा तो एक बात याद आ जाता है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ेंगे जब ना इनके बारे में, उत्तर मुगल काल तब देखा जाएगा। मुगल शासन में भारत से जजिया 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के काल में जाकर अंतिम रूप से समाप्त हुआ। मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति का 2.5% ज़कात देना पड़ता था। ठीक है, 2.5%। किंतु मुगल शासक ज़कात को केवल सीमा शुल्क यानी आयात निर्यात कर के रूप में वसूल करते थे। अकबर ने ज़कात की वसूली बंद कर दी थी, किंतु यह किसी न किसी रूप में लिया जाता रहा। अतः औरंगजेब को ज़कात कर न लेने की पुनः घोषणा करनी पड़ी। खुम्स नामक कर युद्ध में लूट का हिस्सा होता था। इसमें 1/5 भाग राज्य का तथा 4/5 भाग सैनिकों का होता था। मुगल काल में खुम्स समाप्त हो गया क्योंकि सैनिकों को वेतन राज्य से मिलता था। अतः युद्ध में लूटी गई संपत्ति पर राज्य का एकाधिकार होता था। आगे, मुगल काल में अगर कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो राजगामिता कानून यानी लॉ ऑफ एस्टेटमेंट के तहत उसकी संपत्ति शाही खजाने यानी बैतुल माल में जमा कर ली जाती थी। यानी कि मतलब दोस्तों मुगल पीरियड में जो भी व्यक्ति मर जाता था, जैसे कि सरकारी कर्मचारी होता था या कोई भी आमजन, तो अगर वो सरकार से वेतन वगैरह उठाता ही होगा भाई अपने रहन सहन के लिए, और जब उसका क्रियाकलाप सब समाप्त, जैसे कि वो बूढ़ा हो गया या तो वो युद्ध में गया और वहीं समाप्त हो गया, तो जो उसका जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह होता था वह सब सरकार के पास चला जाता था। यही है बस इसका बैतुल माल का मतलब, शाही खजाने में जमा हो जाता था। आगे, नज़र बादशाह को दी जाने वाली नगद पेशकश जो होती थी नज़र होती थी। नियाज़ शहजादों द्वारा बादशाह को दिए गए उपहार होते थे। निसार अमीरों द्वारा बादशाह को दिए गए उपहार होते थे। निसार अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा चलाई, वाह, जिसके लिए शुल्क लगता था। जहांगीर ने तमगा नामक कर समाप्त कर दिया।
मुग़ल बादशाहों को अधीनस्थ राजाओं और मनसबदारों से जो पेशकश यानी नगद राशि या नज़र प्राप्त होती थी, उससे भी राज्य को आय होती थी। पराजित या अधीनस्थ राजा बादशाह को खिदमती यानी अधीनस्थ की उच्च को भेंट कर देते थे। आगे नंबर 3 दोस्तों, भूमि व गांवों के प्रकार। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी, जबकि किंग्सले डेविस ने इसे 12.5 करोड़ बताई है। गैर अमली क्षेत्र, वे क्षेत्र जो मुग़ल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे और राजा इनसे कर एकत्र करते थे। राजा नियमित रूप से एक निश्चित रकम पेशकश के रूप में बादशाह को अदा करता था। नान कर और बंत ये राजस्व हिस्सा या कर मुक्त भूमि होती थी। नान कर या तो राजस्व से कुछ हिस्सा यानी 2.5% से 10% तक काट कर दिया जाता था, या जमीन की शक्ल में दिया जाता था, जिस पर जमींदार से अथवा नान कर प्राप्त करने वाले से राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। दूसरे शब्दों में, जमींदार सरकार के पास भू राजस्व की जो रकम भेजते थे, उसके बदले उन्हें राजस्व का कुछ हिस्सा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे नान कर कहा जाता था। मालिकाना, कुल उपज का 10वां भाग जो जमींदार को तब मिलता था जब राज्य जमींदार की मदद के बिना सीधा राजस्व वसूल करता था। भूमि पट्टे तथा कृषि एवं गैर कृषि लोगों के बीच संबंधों के आधार पर ग्राम समुदायों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता था। पहला, असली ग्राम, पूर्ण रूप से बसा पुराना स्थापित ग्राम होता था। दूसरा, दाखिली ग्राम, नए तौर पर विकसित ग्राम। तीसरा, इम्मा ग्राम, जिन ग्रामों को मदद ए मास, माफ़ी और वक्फ के रूप में मालगुजारी मुक्त अनुदान दिए जाते थे, उन्हें इम्मा ग्राम कहते थे। चौथा, रैती ग्राम, वे ग्राम जो जमींदारों के ताल्लुकों से बाहर थे और जो पेशकश का भुगतान करते थे, रैती ग्राम। पांचवा, जमींदारी ग्राम, ऐसे ग्राम जो जमींदार के पास होते थे और वे ग्राम जमींदार या ताल्लुकदारों को पेशकश देते थे, उसे हम जमींदारी ग्राम कहते थे। जमींदारों को देशमुख, पाटिल या नायक आदि नामों से भी जाना जाता था। आगे, जागीरदार, वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था, इसे जागीर कहते थे। मनसबदार के पास एक जागीर सामान्यतः 4 वर्ष तक रहती थी। अकबर जागीरदारों का हस्तांतरण इसलिए करता था क्योंकि वह उन्हें स्थायी नहीं होने देना चाहता था। आगे है दोस्तों, जागीर वह भूमि जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी, इसे स्थानांतरित किया जा सकता था। ठीक है, जागीरदार व जमींदार में यह अंतर था कि जागीरदार का स्थानांतरण किया जा सकता था, जबकि जमींदार का भूमि पर राजस्व वसूली का वंशानुगत अधिकार होता था। ठीक है, यही डिफरेंस था। वतन जागीर देखते हैं। वतन जागीर वंशानुगत अधिकार वाली एवं अहस्तांतरणीय भूमि को वतन जागीर कहा जाता था। यह वतन जागीर अधीनस्थ राजाओं को उनके क्षेत्रों में ही दी जाती थी। वतन जागीर अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में शुरू हुई।
वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। किसी अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। जमींदार को दंडित करने के लिए वतन जागीर को जब्त भी किया जा सकता था। वतन जागीर को सर्वप्रथम साम्राज्य में मिलाने का प्रयास जो है वह औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद किया। भू राजस्व वसूली के लिए जमींदारों को राजस्व का 10 से 25% तक कमीशन मिलता था। ठीक है, बोर मत होइएगा दोस्तों, थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। जमींदार भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार रखने के बावजूद भूमि का मालिक नहीं था। किसान अगर नियमित भू राजस्व अदा करता था तो उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। ये पॉइंट था। ठीक है, आगे दोस्तों, जमा या जमादामी, यह किसी भी जागीर की अनुमानित आय या राजस्व का आकलन होती थी। आगे है हासिल या महसूल, इस जागीर को वास्तविक रूप से आय प्राप्त होती थी। आगे है मदद ए मास, इसे सयूरगल या मिल्क भूमि भी कहा जाता था। यह भूमि सद्र उस सुदूर द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों व ज़रूरतमंद लोगों यानी विधवा, गरीब, अपाहिज आदि को स्थायी रूप से जीविका यापन के लिए दी जाती थी। यह भूमि वंशानुगत होती थी। सयूरगल भूमि से लगान यानी राजस्व नहीं लिया जाता था। वक्फ, धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि एवं धन संपत्ति को वक्फ कहा जाता था। अलतमगा जागीर जहांगीर द्वारा शुरू की गई यह विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी तथा विशेष परिस्थितियों में शाही आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता था। अलतमगा जागीर वतन जागीर से मिलती जुलती थी क्योंकि यह वंशानुगत एवं अहस्तांतरणीय होती थी। खालसा भूमि, केंद्रीय सत्ता के अधीन भूमि जिसका राजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था। साधारणतः खालसा भूमि राज्य की कुल भूमि का 20% हिस्सा होती थी। खालसा भूमि को जागीर में तथा जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। जहांगीर के समय खालसा भूमि का प्रतिशत सबसे कम 1/9 भाग था, जबकि औरंगजेब के काल में यह कुल भूमि का 1/5 भाग हो गया था। अकबर के समय खालसा भूमि से आय सबसे ज़्यादा व जहांगीर के समय सबसे कम 5% थी। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए सावनीह निगाह नामक अधिकारी होता था, जो जागीरदारों की गतिविधियों की रिपोर्ट केंद्र को भेजता था। पैबाकी, आइए पैबाकी को भी देख लेते हैं। इसे स्वामित्व विहीन भूमि माना जाता था। मुगल काल में वह भूमि यानी जागीर जो एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी, अर्थात यह जागीर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अप्रदत्त भूमि थी। मोकासा, मराठा सरदारों को दिया जाने वाला भूमि जो था, भूमि अनुदान था मोकासा। 2 अमली क्षेत्र क्या था दोस्तों, आइए देखते हैं। ऐसा क्षेत्र जिस पर मुगलों एवं मराठों दोनों का नियंत्रण था। 2 अमली क्षेत्र था। मुसादात, अमीरों को राज्य की तरफ से ज़रूरत के समय दिया जाने वाला ऋण जो था मुसादात था। ददनी क्या था, कारीगरों को दिया जाने वाला
अग्रिम भुगतान जो था ददनी था। मुगल काल में भू राजस्व आवंटन के लिए महाले खालसा भूमि आरक्षित रखी जाती थी। इसी से जागीर, इनाम, वक्फ आदि भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है। कृषि है चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा, कृषि। आइए हम लोग अपना कृषि देख लेते हैं। भारत में शासक ही समस्त भूमि का स्वामी था, यह बर्नियर का कहना था। किसका दोस्तों? बर्नियर। हालांकि वीडियो लंबा है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। मुगल कालीन कृषि के बारे में जानकारी आईने अकबरी व विदेशी यात्रियों के वर्णन से प्राप्त होती है। एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मुख्यतः खाद्य फसलें गेहूँ, चावल, बाजरा और दाल थीं। मुगल काल में आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज एवं सेहान में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी। पेलशॉट नील उत्पादन का व्यापक वर्णन करता है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी तंबाकू व मक्का भारत लाए। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। ठीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार अकबर के दरबार में तंबाकू का प्रवेश 1604 ईस्वी में मक्के से आए हज यात्रियों क्षमा करिएगा दोस्तों, मक्का से आए हज यात्रियों ने किया। ठीक है, को दिखाया तब जाने वो। लेकिन मुगल अमीर वर्ग इसे फैलाने का श्रेय दक्कन के सैनिकों को जाता है। ठीक है। टमाटर, आलू, पपीता, अनानास एवं लाल मिर्च लैटिन अमेरिका से पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगाली भारत में अल्फांसो आम की प्रजाति लाए थे। मक्का दक्षिणी अमेरिका से भारत आई। ठीक है। मक्का जो था, ये मक्का है वो वाला है। ठीक है। जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जो पॉपकॉर्न जिससे बनता है, भुट्टा वगैरह होता है ना, उसका मक्का। ठीक है, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी में आलू व मिर्च भारत में लाए गए। मुगल काल में भी खेती के विस्तार के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन मिलता था व तकावी ऋण भी दिया जाता था। शाहजहां ने नहर ए फैज यानी रावी नदी पर लाहौर तक 98 मील लंबी नहर का निर्माण कराया व नहर ए साहिब यानी फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित हुआ था की मरम्मत व विस्तार करवाकर उसका नाम नहर ए बहिश्त रखा। गन्ना, कपास, नील व रेशम जैसी नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। इन पर राजस्व यानी कर नगद लिया जाता था, अतः इन्हें नगदी या तिजारती फसलें कहते थे। गन्ना मुख्यतः बंगाल व बिहार में तथा अफीम मालवा व बिहार में होते थे। मुगल काल में कृषक वर्ग 3 भागों में विभाजित था। पहला, खुद कास्त, वे किसान जो अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे व उसके स्थायी व वंशानुगत मालिक होते थे तथा उन्हें अपनी भूमि को बटाई पर देने व बेचने का अधिकार भी होता था। खुद कास्त को राजस्थान में घारू, हाला एवं गवेती तथा महाराष्ट्र में थाना मिरासदार कहते थे। नंबर 2, पाहिकास्त, वे किसान जो दूसरे गांव में अस्थायी रूप से जाकर बटाईदार के रूप में खेती करते थे, उन्हें पाहिकास्त कहते हैं। नंबर 3, मुजारियान, ये बटाईदार किसान होते थे। इनके पास भूमि कम होने के कारण ये खुदकास्त की ज़मीन को किराए पर लेकर उस पर खेती करते थे। इनको रैयती या पालती भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। पालती भी कहा जाता था। आगे, पाहिकास्त व मुजारियान में यह अंतर था कि पर्याप्त भूमि होने पर
तथा नजराना देने पर पाहिकास्त खुदकास्त बन जा सकता था, लेकिन मुजारियान खुदकास्त नहीं बन सकता था। बंजर भूमि अखल कहलाती थी। कृषित एवं अकृषित भूमि को बुध ओ नाबूद कहा जाता था। ठीक है। 5वां पॉइंट दोस्तों, उद्योग या धंधे। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो गया है। और इसका आगे का जो है हमारा पॉइंट है 5वां पॉइंट, जो उद्योग एवं धंधे हैं दोस्तों, ये पॉइंट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो लोग पढ़ते भी नहीं हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर करना दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा। और वीडियो में अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।